आज की कहानी है कौन बना अर्चना के बुढ़ापे का सहारा। अर्चना, उसने पीछे से पुकारा। अरे रजनीश तुम। उसने मुड़कर देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं ही हूँ। कैसा अजब इत्तेफाक है कि तुम दिल्ली की और मैं मुंबई का रहने वाला, और हम मिल रहे हैं बंगलौर की सड़क पर। वैसे तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यहीं रहती हूँ। यहाँ घड़ियों की एक फैक्ट्री में जनसंपर्क अधिकारी हूँ। और तुम? मैं यहाँ अपने व्यापार के सिलसिले में आया हूँ। मेरी पत्नी भी साथ है। हम पास ही के एक होटल में ठहरे हैं। दो चार बातें करके अर्चना बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। अरे रुको, वह हड़बड़ाया। इतने सालों बाद हम मिले हैं, मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी हैं। क्या हम दोबारा नहीं मिल सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए अर्चना ने विजिटिंग कार्ड पर्स में से निकाला और उसे देती हुई बोली, यह रहा मेरा पता व फ़ोन नंबर। हो सके तो कल शाम की चाय मेरे साथ पीना और अपनी पत्नी को भी लाना। अर्चना एक ऑटो रिक्शा में बैठकर चली गई। रजनीश एक दुकान में घुसा जहां उसकी पत्नी मोहिनी शॉपिंग कर तैयार बैठी थी। मेरी खरीदारी हो गई। ज़रा देखो तो ये साड़ियाँ ज़्यादा चटकीली तो नहीं हैं। पता नहीं ये रंग मुझ पर खिलेंगे या नहीं, मोहिनी बोली। रजनीश ने एक उचटती नज़र मोहिनी पर डाली। उसका मन हुआ कि कह दे, अब उसके थुलथुल शरीर पर कोई कपड़ा फबने वाला नहीं है, पर वह चुप रह गया। मोहिनी की जान गहने व कपड़ों में बसती है। वह सैकड़ों रुपए सौंदर्य प्रसाधनों पर खर्चती है। घंटों बनती संवरती है, केश काले करती है, मसाज कराती है। नाना तरह के उपायों व साधनों से समय को बांधे रखना चाहती है। इसके विपरीत रजनीश आगे बढ़कर बुढ़ापे को गले लगाना चाहता है। बाल खिचड़ी, तोंद बड़ी हुई, एक बेहद नीरस उबाऊ जिंदगी जी रहा है। मन में कोई उत्साह नहीं, किसी चीज़ की चाह नहीं। बस अनवरत पैसा कमाने में लगा रहता है। कभी कभी वह सोचता है कि वह क्यों इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। उसके बाद उसके ऐश्वर्य को भोगने वाला कौन है? ना कोई आस औलाद, ना कोई नाम लेवा। और तो और इसी गम में घुल घुल कर उसकी माँ चल बसी। संतान की बेहद इच्छा ने उसे अर्चना को तलाक देकर मोहिनी से ब्याह करने को प्रेरित किया था, पर उसकी इच्छा कहाँ पूरी हो पाई थी। होटल पहुंचकर रजनीश बालकनी में जा बैठा। सामने मेज पर ड्रिंक का सामान सजा हुआ था। रजनीश ने एक पैक बनाया और घूंट घूंट करके पीने लगा। उसका मन बरबस अतीत में जा पहुंचा। कॉलेज की पढ़ाई, मस्त मौला जीवन। अर्चना से एक दिन भेंट हुई। पहले हल्की नोकझोंक से शुरुआत हुई, फिर छेड़छाड़, दोस्ती, और धीरे धीरे वे प्रेम की डोर में बंध गए थे। एक रोज अर्चना उसके पास घबराई हुई आई और बोली, रजनीश ऐसे कब तक चलेगा? क्या मतलब? हम यूँ चोरी छिपे कब तक मिलते रहेंगे? क्यों भाई, इसमें क्या अड़चन है? तुम लड़कियों के हॉस्टल में रहती हो, मैं अपने परिवार के साथ। हमें कोई बंदिश नहीं है। ओहो, तुम समझते नहीं, हम शादी कब कर रहे हैं? अभी से शादी की क्या जल्दी पड़ी है? पहले हमारी पढ़ाई तो पूरी हो जाए, उसके बाद मैं अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाऊंगा, फिर जाकर शादी। इसमें तो सालों लग जाएंगे। अर्चना बीच में ही बोल पड़ी, तो लगने दो ना, हम कौन से बूढ़े हुए जा रहे हैं? हमारे प्यार को शादी की मोहर लगनी ज़रूरी है। बोर मत करो यार, रजनीश ने उसे बाहों में समेटते हुए कहा। तन मन धन से तो तुम्हारा हो ही चुका हूँ। अब अग्नि के सामने सिर्फ चंद फेरे लेने में ही क्या रखा है? रजनीश। अर्चना उसकी गिरफ्त से छूटकर घुटे हुए स्वर में बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? रजनीश चौंका, मगर हमने तो पूरी सावधानी बरती थी। खैर कोई बात नहीं, इसका इलाज है मेरे पास, अबॉर्शन। अबॉर्शन? अर्चना चौंक कर बोली, नहीं रजनीश, मुझे अबॉर्शन से बहुत डर लगता है। पागल ना बनो, इसमें डरने की क्या बात है? मेरा एक दोस्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, वह आए दिन ऐसे केस करता रहता है।
कल उसके पास चले चलेंगे, शाम तक मामला निपट जाएगा। किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। लेकिन जब हमें शादी करनी ही है तो यह सब करने की ज़रूरत, शादी करनी है सो तो ठीक है, लेकिन अभी से शादी के बंधन में बंधना सरासर बेवकूफ़ी होगी। और ज़रा सोचो, अभी तक मेरे माँ बाप को हमारे संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अचानक उनके सामने फूला पेट लेकर जाओगी तो उन्हें बुरी तरह सदमा पहुँचेगा। नहीं अर्चना, मुझे उन्हें धीरे धीरे पटाना होगा, उन्हें राज़ी करना होगा। आखिर मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। प्यार का खेल खेलने से पहले ही यह सब सोचना था ना। अर्चना कुढ़ कर बोली। डार्लिंग, नाराज़ ना हो। मैं वादा करता हूँ कि पढ़ाई पूरी होते ही मैं धूम धड़ाके से तुम्हारे द्वार पर बारात लेकर आऊँगा और फिर अपने यहाँ बच्चों की लाइन लगा दूँगा। लेकिन शादी के 10-12 साल बाद भी बच्चे ना हुए तो? रजनीश व अर्चना ने डॉक्टरों का दरवाज़ा खटखटाया था और हर एक डॉक्टर का एक ही निदान था कि अर्चना के अबॉर्शन के समय नौसिखिए डॉक्टर की असावधानी से उसके गर्भ में ऐसी खराबी हो गई है जिससे वह भविष्य में गर्भ धारण करने में असमर्थ है। यह सुनकर अर्चना बहुत दुखी हुई थी। कई दिन रोते कलपते बीते। जब जरा सामान्य हुई तो उसने रजनीश को एक बच्चा गोद लेने के लिए मना लिया। अनाथ आश्रम में नन्हे दीपू को देखते ही वह मुग्ध हो गई थी। देखो तो रजनीश, कितना प्यारा बच्चा है, कैसे टुकुर टुकुर हमें ताक रहा है। मुझे लगता है यह हमारे लिए ही जन्मा है। बस मैंने तो तय कर लिया, मुझे यही बच्चा चाहिए। ज़रा धीरज धरो अर्चना, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। एक बार अम्मा व पिताजी से भी पूछ लेना ठीक रहेगा। क्यों? उनसे क्यों पूछें? यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। इस बच्चे को हम ही तो पालेंगे पोसेंगे। फिर भी यह बच्चा उनके ही परिवार का अंग होगा ना, उन्हीं का वंशज कहलाएगा ना। यह सुनकर अर्चना बुरा सा मुंह बनाकर बोली, वह सब मैं नहीं जानती। तुम्हारे माता पिता से तुम ही निपटो, यह अच्छी रही। हर बात में अपने माँ बाप की आड़ लेते हो। क्या तुम अपनी मर्जी से एक भी कदम उठा नहीं सकते? रजनीश के माँ बाप ने अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। इधर अर्चना भी अड़ गई कि वह दीपू को गोद लेकर ही रहेगी। रजनीश, मोहिनी ने आवाज़ दी, खाना खाने नीचे डाइनिंग रूम में चलोगे या फिर यहीं कुछ मंगवा लें? यह सुनकर रजनीश की तंद्रा टूटी। एक ही झटके में वह वर्तमान में लौट आया। बोला, यहीं पर मंगवा लो। खाना खाते वक्त रजनीश ने पूछा, कल शाम को तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? सोच रही थी यहाँ की जौहरी की दुकान देखूं। मेरी एक सहेली मुझे ले जाने वाली है। ठीक है, मैं भी शायद व्यस्त रहूँगा। रजनीश ने अर्चना को फ़ोन किया। अर्चना, हमारा कल का प्रोग्राम तय है ना? हाँ अवश्य। फ़ोन का चोंगा रखकर अर्चना उत्तेजित सी टहलने लगी कि रजनीश अब क्यों उससे मिलने आ रहा है। उसे अब मुझसे क्या लेना देना है? तलाकनामे पर हुए हस्ताक्षर ने उनके बीच कड़ी को तोड़ दिया था। अब वे एक दूसरे के लिए अजनबी थे। अर्चना, तू किसे छल रही है? उसके मन ने सवाल किया। रजनीश से तलाक लेकर वह एक पल भी चैन से न रह पाई। पुरानी यादें मन को झकझोर देती, भूले बिसरे दृश्य मन को टीस पहुंचाते। बहुत ही कठिनाई से उसने अपनी बिखरी जिंदगी को समेटा था, अपने मन की किरीचों को सहेजा था। उसका मन अनायास ही अतीत की गलियों में विचरने लगा। उसे वह दिन याद आया जब नन्हे दीपू को लेकर घर में घमासान शुरू हो गया था। उसने रजनीश से कहा था कि वह दफ्तर से ज़रा जल्दी आ जाए ताकि वे दोनों अनाथ आश्रम जाकर बच्चों में मिठाई बांट सकें। आश्रम वालों ने बताया है कि आज दीपू का जन्मदिन है। यह सुनकर रजनीश के माथे पर बल पड़ गए थे। वह बोला, यह सब ना ही करो तो अच्छा है। पराए बालक से हमें क्या लेना? अरे वाह, पराया क्यों? हम जल्द ही दीपू को गोद लेने वाले जो है ना। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। तुम जल्दबाजी की कहते हो? मेरा वश चले
तो उसे आज ही घर ले आऊं। पता नहीं इस बच्चे से मुझे इतना मोह क्यों हो गया है। ज़रूर हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा। कहती हुई अर्चना की आंखें भर आई थी। यह देखकर रजनीश द्रवित होकर बोला था, ठीक है, मैं शाम को ज़रा जल्दी लौटूंगा, फिर चलेंगे। रजनीश को दरवाजे तक विदा करके अर्चना अंदर आई तो सास ने पूछा, कहाँ जाने की बात हो रही थी बहू? अनाथ आश्रम। यह सुनकर तो सास की भ्रिकुटियां तन गईं। वह बोली, तुम्हें भी बैठे बैठे पता नहीं क्या खुराफात सूझती रहती है। कितनी बार समझाया कि पराई ज्योति से घर में उजाला नहीं होता, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। अरे, गोद लिए हुए बच्चे भी कभी अपने हुए हैं। खून के रिश्ते की बात ही और होती है। फिर वह भुनभुनाती हुई पति के पास जाकर बोली, अजी सुनते हो? क्या है? आज बहू बेटा अनाथ आश्रम जा रहे हैं। सो क्यों? अरे, उसी मुए बच्चे को गोद लेने की जुगत कर रहे हैं और क्या। मियाँ बीवी की मिली भगत है। वैद्य डॉक्टरों को पैसा फूंक चुके हैं, पीर फकीरों को माथा टेक चुके हैं, जगह जगह मन्नत मांग चुके हैं। अब चले हैं अनाथ आश्रम की खाक छानने। न जाने किसकी नाजायज संतान, जिसके कुल गोत्र का ठिकाना नहीं, जाति पाति का पता नहीं, लाकर हमारे सिर मरने वाले हैं। मैं कहती हूँ, यदि गोद लेना ही पड़ रहा है तो हमारे परिवार में बच्चों की कमी है क्या? हमसे तो भाई जानबूझकर मक्खी निगली नहीं जाती। तुम ज़रा रजनीश से बात क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं रजनीश से बात करूँगा। पता नहीं कब बात करोगे, जब पानी सिर से ऊपर हो जाएगा तब। जाने यह निगोड़ी बहू हमसे किस जन्म का बदला ले रही है। पहले मेरे भोले भाले बेटे पर डोरे डाले, अब बच्चा गोद लेने का तिकड़म कर रही है। रजनीश अपने कमरे में आकर बिस्तर पर निढाल पड़ गया। अर्चना उसके पास खिसक आई और उसके बालों में उंगलियां चलाती हुई बोली, क्या बात है, बहुत थके थके लग रहे हो। आज अम्मा व पिताजी के साथ जमकर बहस हुई है। वे दीपू को गोद लेने के कतई पक्ष में नहीं हैं। तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या बताऊं? एक ज़रा सी बात को इतना तूल दिया जा रहा है और क्या। निसंतान दंपत्ति बच्चा गोद नहीं लेते। हम कौन सी अनहोनी बात करने जा रहे हैं? मैं उनसे कहकर हार गया। वे टस से मस नहीं हुए। मैं तो चक्की के दो पाटों के बीच पिस रहा हूँ, इधर तुम्हारी जिद, उधर उनकी। तो अब उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा है। वह क्या? अर्चना बीच में ही बोल पड़ी। वे कहते हैं कि चूंकि तुम माँ नहीं बन सकती, मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर लूँ। क्या? अर्चना बुरी तरह चौंकी। तुम मेरा त्याग करोगे? ओहो, पूरी बात तो सुन लो। दूसरी शादी महज एक बच्चे की खातिर की जाएगी। जैसे ही बच्चा हुआ उसे तलाक देकर मैं दोबारा तुमसे ब्याह कर लूँगा। वाह वाह, अर्चना ने तल्खी से कहा। क्या कहने हैं तुम लोगों की सूझबूझ के। मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी कर ही रहे हो, उस दूसरी निरपराध स्त्री को भी छलोगे। बिना प्यार के उससे शारीरिक संबंध स्थापित करोगे और अपना मतलब साध कर उसे चलता करोगे। और कोई चारा भी तो नहीं है? है, क्यों नहीं? कह दो अपने माता पिता से कि यह संभव नहीं है। तुम पुरुष हम स्त्रियों को अपने हाथ की कठपुतली नहीं बना सकते। क्या तुमसे यह कहते नहीं बना कि मैंने शादी से पहले गर्भ धारण किया था? यदि तुमने अबॉर्शन ना करा दिया होता तो कहते कहते अर्चना का गला भर आया था। अर्चना डियर, तुम बेकार में भावुक हो रही हो। बीती बातों पर खाक डालो। मुझे तुम्हारी पीड़ा का एहसास है। दूसरी तरफ मेरे बूढ़े माँ बाप के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है। वे मुझसे एक ही चीज़ मांग रहे थे, इस घर को एक वारिस, इस वंश को एक कुल दीपक। तो कर लो दूसरी शादी, ले आओ दूसरी पत्नी। पर इतना बताए देती हूँ कि मैं इस घर में एक भी पल नहीं रुकूंगी। अर्चना भभक कर बोली। अर्चना, मैं इतनी महान नहीं हूँ कि तुम्हारी बाहों में दूसरी स्त्री को देखकर चुप रह जाऊं। मैं सौतिया डाह से जल मरूंगी। नहीं रजनीश, मैं तुम्हें किसी के साथ बांटने के लिए हरगिज तैयार नहीं। अर्चना, इतना तैश में ना आओ। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। यह दूसरा ब्याह
महज एक समझौता होगा। यह सब बिना विवाह किए भी हो सकता है, पर नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। हर बात में तुम्हारी नहीं चलेगी। आज तक मैं तुम्हारे इशारों पर नाचती रही। तुमने अबॉर्शन को कहा, सो मैंने करा दिया। तुमने यह बात अपने माता पिता से गुप्त रखी, मैं राजी हुई। तुम क्या जानो कि तुम्हारी वजह से मुझे कितने ताने सहने पड़ रहे हैं। बांझ आदि विशेषणों से मुझे नवाजा जाता है। तुम्हारी माँ ने तो एक दिन यह भी कह दिया कि सवेरे सवेरे बांझ का मुंह देखो तो पूरा दिन बुरा गुजरता है। नहीं रजनीश, मैंने बहुत सहा, अब नहीं सहूंगी। अर्चना, मुझे समझने की कोशिश करो। समझ लिया जितना समझना था। तुम लोगों की कूटनीति में मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जैसे गाय गोरू के सूखने पर उसकी उपयोगिता नहीं रहती, उसी तरह मुझे बांझ करार देकर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका जा रहा है। लेकिन मुझे भी तुमसे एक सवाल करना है। क्या? रजनीश बीच में ही बोल पड़ा। समझ लो तुम में कोई कमी होती और मैं भी यही कदम उठाती तो? अर्चना, यह कैसा बेहुदा सवाल है? देखा कैसे तिल मिला गए। मेरी बात जैसे कड़वी लगी। रजनीश मुंह फेर कर सोने का उपक्रम करने लगा। उस रात दोनों के दिल में जो दरार पड़ी वह दिनों दिन चौड़ी होती गई। रजनीश ने दरवाजे की घंटी बजाई तो एक सजीले युवक ने द्वार खोला। अर्चना जी हैं? रजनीश ने पूछा। जी हाँ हैं, आप आइए बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। अर्चना ने कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में ट्रे थी। आओ रजनीश, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना रही थी। तुम्हें कॉफ़ी बहुत प्रिय है ना? कहकर वह उसे प्याला थमाकर बोली। और सुनाओ, क्या हाल हैं तुम्हारे? अम्मा व पिताजी कैसे हैं? उन्हें गुजरे तो एक अरसा हो गया। अरे, अर्चना ने खेदपूर्वक कहा, मुझे पता ही न चला। हाँ, तलाक के बाद तुमने बिल्कुल नाता तोड़ लिया। खैर, तुम तो जानती ही हो कि मैंने मोहिनी से शादी कर ली, और यह नियति की विडंबना देखो, हम आज भी निसंतान हैं। ओह, अर्चना के मुंह से निकला। हाँ, अम्मा को तो इस बात से इतना सदमा पहुंचा कि उन्होंने खाट पकड़ ली। उनके निधन के बाद पिताजी भी चल बसे। लगता है हमें तुम्हारी हाय लग गई। छी, ऐसा ना कहो रजनीश, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। और शादी आजकल जन्म भर का बंधन कहाँ होती है। जब तक निभती है निभाते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। एक मन दो प्राण थे। कितना साहचर्य सामंजस्य था हम में। कभी सपने में भी न सोचा था कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। और आज मैं मोहिनी से बंधकर एक नीरस बेमानी जिंदगी बिता रहा हूँ। हम दोनों में कोई तालमेल नहीं है। अगर जीवन साथी मन मुताबिक ना हो तो जिंदगी जहर हो जाती है। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ का रोना ले बैठा। तुम अपनी सुनाओ। यह बताओ, वह युवक कौन था जिसने दरवाज़ा खोला? यह सुनकर अर्चना मुस्कुराकर बोली, वह मेरा बेटा है। ओह, तो तुमने भी दूसरी शादी कर ली? नहीं, मैंने शादी नहीं की। मैंने तो केवल उसे गोद लिया है। क्या? हाँ रजनीश, यह वही बच्चा दीपू है, अनाथाश्रम वाला। तुमसे तलाक लेकर मैं दिल्ली गई, जहाँ मेरा परिवार रहता था। एक नौकरी कर ली ताकि उन पर बोझ ना बनूं। पर तुम तो जानते हो कि एक अकेली औरत को यह समाज किस निगाह से देखता है। पुरुषों की भूखी नज़रें मुझ पर गड़ी रहती। स्त्रियों की शंकित नज़रें मेरा पीछा करती। कई मर्दों ने करीब आने की कोशिश की, कई ने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, पर मैं उन सबसे बचती रही। एक दो ने विवाह का प्रलोभन भी दिया, पर जहाँ मन न मिले वहाँ केवल सहारे की खातिर पुरुष की अंक शयनी बनना मुझे मंजूर नहीं था। इस शहर में आकर अपना अकेलापन मुझे सालने लगा। नियति की बात देखो, अनाथाश्रम में दीपू मानो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इसने मेरे हृदय के रिक्त स्थान को भर दिया। इसके लालन पालन में लगकर जीवन को एक गति मिली, एक ध्येय मिला। 15 साल हमने एक दूसरे के सहारे काट दिए। इस आशा में हूँ कि यह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यदि नहीं भी बना
तो कोई गम नहीं, कोई गिला नहीं, कहती हुई अर्चना हल्के से मुस्कुरा दी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।